नमस्कार साथियों। मानव भूगोल के अंतर्गत आज हम मानव भूगोल से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप सबको पता है, भौतिक भूगोल के बाद जब मानव को केंद्र बिंदु में रखते हुए मानव भूगोल का अध्ययन आरंभ हुआ, तो ये एक विषय के रूप में उभरने में काफ़ी समय लेते हुए वर्तमान स्वरूप लेके आया। सर्वप्रथम कांट महोदय ने पार्थिव एकता सिद्धांत के साथ साथ मानव को भी भूगोल में महत्व दिया था। उनके उपरांत हम्बोल्ट महोदय ने अपने जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, शरीर विज्ञान, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित 40 ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में प्राकृतिक तथ्य एवं सजीव तथ्यों के मध्य एक संबंध बताया था और यह विचारधारा मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है। हम्बोल्ट ने माना था कि मानव जातियों में शारीरिक लक्षणों के अंतर इस कारण होते हैं कि मनुष्य पे उसके निवास और प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। हम्बोल्ट महोदय यूनिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की एकता में भी विश्वास करते थे। उनका मानना था कि पूरी पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक ही आत्मा व्यक्त है। पत्थर, पौधे, पशु और मानव में केवल एक ही जीवन ओतप्रोत है। उनके कई प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन किया था और हम्बोल्ट महोदय ने मेक्सिको, क्यूबा, ब्राज़ील। नमस्कार साथियों। मानव भूगोल के अंतर्गत आज हम मानव भूगोल से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप सबको पता है, भौतिक भूगोल के बाद जब मानव को केंद्र बिंदु में रखते हुए मानव भूगोल का अध्ययन आरंभ हुआ, तो ये एक विषय के रूप में उभरने में काफ़ी समय लेते हुए वर्तमान स्वरूप लेके आया। सर्वप्रथम कांट महोदय ने पार्थिव एकता सिद्धांत के साथ साथ मानव को भी भूगोल में महत्व दिया था। उनके उपरांत हम्बोल्ट महोदय ने अपने जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, शरीर विज्ञान, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित 40 ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में प्राकृतिक तथ्य एवं सजीव तथ्यों के मध्य एक संबंध बताया था और यह विचारधारा मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है। हम्बोल्ट ने माना था कि मानव जातियों में शारीरिक लक्षणों के अंतर इस कारण होते हैं कि मनुष्य पे उसके निवास
और प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। हम्बोल्ट महोदय यूनिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की एकता में भी विश्वास करते थे। उनका मानना था कि पूरी पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक ही आत्मा व्यक्त है। पत्थर, पौधे, पशु और मानव में केवल एक ही जीवन ओतप्रोत है। उनके कई प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन किया था और हम्बोल्ट महोदय ने मेक्सिको, क्यूबा, ब्राज़ील के पठार आदि का भी अध्ययन किया था। हम्बोल्ट महोदय के बाद में कार्ल रिटर महोदय का भी भूगोल में योगदान है और वो भी जर्मन भूगोल वेता रहे हैं। रिटर महोदय ने मानव भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया। उनका विचार था कि पृथ्वी और उसके निवासियों के मध्य एक संबंध होता है, जो एक दूसरे के बिना कोई भी विकास नहीं कर सकते। उनका वर्णन करना कठिन है। रिटर महोदय ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को मानव पे केंद्रीभूत किया था। उनका मानना था कि भूगोल का उद्देश्य यह है कि पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बिंदु मानकर किया जाए, जिसमें मानव और उसके इतिहास तथा निवास प्रदेश के संबंधों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। और इसी से संबंधित उनकी पुस्तक एड कुंडे प्रकाशित हुई थी। जर्मनी में मानव भूगोल की विचारधारा का असली रूप है वो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय के द्वारा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में दिखाई दिया। और रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है और जर्मनी को मानव भूगोल की जन्मस्थली कहा जाता है। रेडजेल महोदय ने 1882 में एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रथम खंड प्रकाशित किया था और मानव को केंद्र बिंदु मानकर क्रमबद्ध अध्ययन शुरू किया था। रेडजेल महोदय ने मानव भूगोल, मानव जाति का इतिहास, राजनीतिक भूगोल आदि ग्रंथों की रचना की थी। और उनका मानव भूगोल को 3 उद्देश्य बताए थे। जनसंख्या के वितरण से संबंधित तथ्य, जिसमें वर्ग, जातियां, भाषाएं, धर्म एवं राष्ट्र से संबंधित तथ्य थे। दूसरा, उपरोक्त तथ्यों के वितरण पर भौतिक वातावरण का प्रभाव। और तीसरा, मानव व भौतिक वातावरण का समायोजन। रेडजेल मानव को अपने वातावरण की उपज और वातावरण की प्राकृतिक शक्तियों के ही मानव जीवन ढालती हैं। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ समायोजित करता है। यानी उनकी विचारधारा है वो निश्चयवाद थी और वो वातावरण का मानव जीवन पे प्रभाव मानते थे। रेडजेल के बाद अमेरिकन
नागरिक उनकी शिष्या कुमारी शैम्पुल का नाम आता है, जिन्होंने वातावरण निश्चयवाद का समर्थन किया था और रेडजेल के विचारों को और अधिक प्रबलता से व्यक्त किया था। कुमारी शैम्पुल का मानना था कि मनुष्य भूतल की उपज है। इसका मतलब इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष कठिनाइयाँ भी दी हैं जिससे उसके शरीर को बल मिले और बुद्धि भी दी है। पृथ्वी ने उसको जहाज रानी और सिंचाई की समस्याएं भी दी हैं और साथ ही उसके कान में उन समस्याओं को बता भी दिया है। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश कर दी गई है। कुमारी शैम्पुल कट्टर निश्चयवादी विचारधारा की थी और रेडजेल के विचारों को प्रबलता से उन्होंने रखा। कुमारी शैम्पुल ने प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्य के केवल भोजन, वस्त्र, मकान और आर्थिक उद्योगों पे ही नहीं, बल्कि उसके विचार, भावनाओं और धार्मिक विश्वासों में भी बताया। उन्होंने अपनी पुस्तक में भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और पशु आदि के प्रभाव को मनुष्य के शरीर पर, उसके जीविकार्जन के संसाधनों पे, प्रकारों पे, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक प्रभावों पर भी दर्शाया। दूसरी तरफ जर्मनी के अलावा फ्रांस में भी आधुनिक मानव भूगोल की विचारधारा पनपी और उन्होंने निश्चयवाद की आलोचना के रूप में मानव भूगोल का विकास किया। फ्रांसीसी विचारधारा जो संभववाद कहलाती है, संभावना जो पृथ्वी द्वारा दी जाती है और मानव है उनको अपने अनुसार बदल लेता है, उन्हीं में विडाल डी ला ब्लास, फ्रांसीसी विद्वान, संभववाद के जनक, पेरिस विश्वविद्यालय के भूगोल के प्रोफेसर, जिन्होंने 20 वर्ष तक अध्यापन लेखन कार्य किया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जियोग्राफी यूनिवर्सल था, जिसमें संपूर्ण संसार का भूगोल लिखा गया। उन्होंने भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। पार्थिव दर्शों की एकता, दर्शों का परिवर्तनशील योग और उसका परिवर्तन, जैसा कि संसार की विभिन्न प्रकार की जलवायु में देखा जाता है। भूगोल का संबंध पृथ्वी तल पर रहने वाले दर्शों से और जीवों से, वातावरण की शक्तियों का प्रभाव, दर्शों का वर्गीकरण, मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तनों को पहचानना। और उन्होंने अध्ययन क्षेत्र में 4 भाग बताए थे। जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व, प्रमुख जनसमूह, जीविका साधन और जनसंख्या घनत्व में संबंध, वृद्धि के कारण। सांस्कृतिक तत्व, जिसमें वातावरण, पौधों, पशुओं और मनुष्य का वातावरण अनुकूलन, औजार और कच्चा माल, जीविका का साधन, मकान निर्माण के पदार्थ, मानवीय बस्ती और सभ्यताओं का विकास पे चर्चा की थी। तीसरा अध्ययन क्षेत्र है वो है परिवहन और भ्रमण, जिसमें मानव और पशु परिवहन तथा गाड़ियाँ, सड़कें, रेलवे और महासागरीय परिवहन के बारे में। चौथा है मानव प्रजातियाँ और नगरों का भी उल्लेख किया था। विडाल डी ब्लास के शिष्य जीन बूंज, जो पेरिस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे,
उन्होंने भी संभववाद का कट्टर समर्थन किया और 3 वर्ग और 6 प्रकारों का उल्लेख किया। प्रथम वर्ग में आवश्यक तत्व है मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग जैसे मकान और सड़कें। दूसरे वर्ग में आवश्यक तत्व है कृषि और पशुपालन। तीसरे में वर्ग के 2 आवश्यक तत्व है पौधे और पशुओं का विन्यास तथा खनिजों का शोषण। पर इन्होंने प्रकाश डाला इनके पार्थिव एकता के सिद्धांत और क्रियाशीलता अर्थात परिवर्तन के सिद्धांत महत्वपूर्ण रहे हैं। इनके अलावा फ्रांस के विद्वान डिमांजिया भी प्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ता थे। फेब्रे जिन्होंने संभववाद शब्द दिया था। फ्रांस के उपरांत अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में हंटिंगटन महोदय का मानव भूगोल में योगदान रहा है। उनकी 30 के करीब पुस्तकें संपादित हुई। 1907 में उनकी पुस्तक पल्स ऑफ एशिया, 1915 में सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, मानव भूगोल पे उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें उन्होंने मानव भूगोल में 2 अंश बताए, 2 भाग बताए, एक भौतिक दशाएं और जीवों के रूप में और दूसरी मानवीय प्रतिक्रियाएं। हंटिंगटन भी निश्चयवाद के सिद्धांत को मानते थे और मानवीय रहन सहन पे पर्यावरण का प्रभाव मानते थे। अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में कार्ल सावर संभववाद विचारक थे। इनकी पुस्तक कल्चर ऑफ ज्योग्राफी 1947 में प्रकाशित हुई। नवनिश्चयवाद के समर्थक और अमेरिकन भूगोलवेत्ता जिनका ऑस्ट्रेलिया में अधिकतम अध्ययन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया रहा, नवनिश्चयवाद दिया। उनकी विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। उनका नाम ग्रिफिथ टेलर है। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद और निश्चयवाद के मध्य समायोजन और संबंध बनाते हुए बीच का रास्ता निकाला था। आधुनिक समय में भी अनेक भूगोलवेत्ता, मानव भूगोलवेत्ता जिनकी विचारधारा है वो मात्रात्मक क्रांति, सांख्यिकी आदि पर आधारित है और मानव भूगोल को अधिक वैज्ञानिक विषय बनाने पे जोर है। मानव भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें मानवीय पहलुओं को अधिक महत्व दिया जाता है और उनको मशीन के रूप में हम कहें कि कंप्यूटर के रूप में इस विषय को हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि मानव की भावनाओं को इसमें महत्व दिया जाता है। उसके उपरांत भी कुछ विद्वान मानव भूगोल में तकनीकी क्रांति, जिसे मात्रात्मक क्रांति है, सांख्यिक क्रांति आदि का आधुनिक समय में अधिक उपयोग कर रहे हैं। जैसा आज के वक्त में कंप्यूटर युग में उनका उपयोग ज़रूरी भी है। आधुनिक विद्वानों में स्पेट महोदय,
रोक्सबी महोदय, तुहान महोदय आदि का भी नाम आता है।